हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर स्टूडेंट्स बात करें इस लेक्चर की, आज जो ये हमारा लेक्चर है ये पॉलिटी सीरीज का लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर कर रहे हैं। तो इसी लेक्चर के अंदर आज हम कवर करेंगे फाइनेंस कमीशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे फिजिकल फेडरलिज्म के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, फिजिकल फेडरलिज्म इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रनिंग करने के लिए, किसी भी कंट्री को अपना इकोनॉमी अच्छे से बैलेंस करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के हैं जैसे कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं किसी भी कंट्री के लिए। जैसे आप इलेक्शन कमीशन की बात कीजिए फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन जैसे किसी भी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जो इंडिया जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको अभी ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने बोला लाल किले की प्राचीर से कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी के जो सर्वाइवल के लिए ये जो इलेक्शन कमीशन का जो होना और फ्री और फेयर वे में इलेक्शंस को कंडक्ट कराना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से जो रिक्रूटमेंट ऑफ हायर ऑफिसर्स हैं, उनका जो रिक्रूटमेंट है वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो, ऐसा एक इंस्टीट्यूशंस का भी होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सही ढंग से एग्जामिन करे, और जो फाइनेंस है उसका अच्छे वे में डिवोल्यूशन हो सके, इसके लिए फाइनेंस कमीशन है। तो ये चार इम्पोर्टेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। ऐसे इंस्टीट्यूशंस का होना काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आज हम इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि जो अभी इंडिया में जो प्रेजेंटली हमारा फाइनेंस कमीशन जो चल रहा है वो 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। और 15 फाइनेंस कमीशन का जब नाम आते ही आपके ध्यान में आना चाहिए कि इस कमीशन को कौन चेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स एन.के. सिंह हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी खूब सारे एक्ट्स के अंदर में जो कमेटीज़ हैं उनको हेड किया है, जिसमें FRBM एक्ट है जो इम्पोर्टेंट एक्ट है हमारे स्टेट्स का, जो फिजिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिजिकल जो बैलेंस है उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए, तो उसको भी उन्होंने हेड किया था। अभी प्रेजेंटली वो 15 फाइनेंस कमीशन को हेड कर रहे हैं, एन.के. सिंह हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन हेड कर रहा है। और इसके अलावा डिवोल्यूशन की बात करें तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि 41% डिवोल्यूशन किया है, और ये लेस देन द लास्ट जो 14 फाइनेंस कमीशन था उससे 1% कम है। वो डिवोल्यूशन क्यों कम किया है उसके पीछे भी रीज़न है कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो अलग से जिनको यूटी बना दिया गया है, लद्दाख और बाइफर्केशन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बाद से जो डिवोल्यूशन है उसको कम किया गया है 1%। तो फ्रेंड्स हम फाइनेंस कमीशन की जो बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में यहाँ देखते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कोई भी पर्सन फाइनेंस कमीशन का अगर मेंबर बनता है। अगर कोई मेंबर बनता है तो उसकी क्वालिफ़िकेशन, कंपोजिशन क्या है इस कमीशन का, किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट अपने वर्क्स जो काम हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है, उनको करता है। तो फ्रेंड्स उन सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पे हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो आर्टिकल्स का जो इम्पोर्टेंट है, तो आर्टिकल 280 है, 280 आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो बताता है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी होनी चाहिए। अब ये फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल बॉडी तो क्या होगी, जो परमानेंट जो जुडिशरी के रूप में वर्क करे। क्वासी जुडिशियल जो कुछ वे में इंक्वायरी करे, जैसे अब जो फाइनेंस के मैटर्स हैं वहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन है उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वे में इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोला गया है। ये फाइनेंस कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा आर्टिकल 280 के थ्रू, और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उन्हीं के द्वारा अपॉइंट की जाती है हर 5 साल में, या इससे पहले भी अगर ज़रूरी हो किसी भी कंट्री के जो फाइनेंस है उसको ज़रूरी। पहले हमारे बेसिकली अगर हम बात करें आज़ादी के बाद में हमने जो प्लान्ड इकोनॉमी को जो बेसिकली चूज किया था, प्लानिंग कमीशन था जिसके थ्रू 5 ईयर प्लान्स आया करते थे। तो एवरी 5 ईयर के बाद में इनकी ज़रूरत होती थी। अभी तो प्रेजेंटली उनको हमने डिसकंटिन्यू किया है जो प्लान्ड इकोनॉमी थी उसके थ्रू। तो अब हम बात करें कि फाइनेंस कमीशन की, तो अभी तक जितना भी हम अगर लास्ट के 70 ईयर्स देखें आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो इन 70 ईयर्स में हमने देखा कि जो
प्लान्ड इकोनॉमी होने की वजह से हर 5 ईयर्स में जो प्लान आने की वजह से हम हर 5 साल के अंदर इसको अपॉइंट करने से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि ज़रूरी है, समय से पहले इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए फाइनेंस कमीशन को, अगर देश में ऐसी कोई इकोनॉमी की इमरजेंसी आ जाती है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है फाइनेंस से रिलेटेड, तो इनको समय से पहले भी कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सब इससे बाद में हम देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन हो गया, आर्टिकल 280 है, 280 आर्टिकल के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, बनाया जाता है। इसकी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल उसके जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उसके अंदर इंक्वायरी, उसके अंदर ये कोई भी जो प्रोग्राम्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं प्रोग्राम्स का, या अगर हम बात करें कि कोई स्कीम्स हैं, कोई पॉलिसीज़ हैं, उनको एग्जामिन भी कर सकते हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि कैसे जो किसी भी जो स्टेट है उसका फाइनेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो फ्रेंड्स ये जो लोकल बॉडीज़ हैं हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी, तो उनके लिए भी बेसिकली इनको एग्जामिन करना होता है, इनको अपनी रिपोर्ट के अंदर में। तो अब हम देखते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो कंपोजिशन है उसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन के अंदर कौन कौन लोग होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन का एक चेयरमैन होगा और 4 इसके मेंबर होंगे। तो 1 + 4 का यहाँ कॉन्सेप्ट है, 1 चेयरमैन और 4 इसके मेंबर्स होंगे। अब ये जो मेंबर्स हैं ये अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा। और ये ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे कि आपको 2 साल तक ऑफिस में रहना है या 4 साल तक रहना है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। और ये एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसको आप याद रखना कि वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से स्टेटमेंट पूछा जाएगा, जब मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, तो एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है, उसी को चेंज करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम जो प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर में। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के, उनका दोबारा से रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा अभी तक फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 है। इसके अलावा हम देखें कि उसका चेयरमैन होता है और 4 उसके मेंबर होते हैं, अपॉइंटमेंट किया जाता है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा, और री एलिजिबल के लिए वो एलिजिबल हैं, रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखें इनकी जो क्वालिफिकेशन है, अभी तक हमने देखा मेंबर्स कौन है, क्वालिफिकेशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज किया है, किसको ऑथराइज किया है फ्रेंड्स? पार्लियामेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज किया है पार्लियामेंट को कि आप डिटरमाइन करोगे कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन है वो अगर मेंबर बने, अगर कमीशन का, फाइनेंस कमीशन का अगर मेंबर बने तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने नहीं डिफ़ाइन किया है, ये पार्लियामेंट को एक टास्क दिया है, पार्लियामेंट को ऑथराइज किया है कि आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए और किस मैनर में ये सिलेक्ट होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट ने स्पेसिफाई किया है क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन, फिर पार्लियामेंट ने इन सब चीज़ों को स्पेसिफाई किया, बताया है कि जो चेयरमैन होगा उसको जो पब्लिक अफेयर्स हैं, पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक सर्विस है, उसके अंदर उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा जो 4 मेंबर हैं जिनमें से एक मेंबर है वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या क्वालिफाइड होने के लिए, अपॉइंट होने के लिए जो क्वालिफिकेशन जो जरूरी हैं जज ऑफ हाई कोर्ट के, उनके इक्वल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कई बार एग्जाम के अंदर जो जज ऑफ हाई कोर्ट का जो जज है उसके अपॉइंटमेंट होने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं उन क्वालिफिकेशंस को स्टेटमेंट में डाल के भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, कि कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि ये कोई पर्सन है वो जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है हाई कोर्ट के, क्या उसको फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया जा सकता है। तो हाँ फ्रेंड्स ये स्टेट आपको केयरफुली वे में आप रीड करोगे तो ये जो हमारे कुछ जो चैप्टर्स हैं इन्हीं के अंदर वो बहुत कुछ छिपा हुआ है फ्रेंड्स। बस एग्जाम के अंदर भी एक ही ध्यान रखना है कि केयरफुली वे में एग्जाम पेपर को जो रीड करना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो जब भी आपको केयरफुली वे में बुक्स को रीड करना है, टेस्ट पेपर्स को केयरफुली वे में रीड करना है। तो फ्रेंड्स एक जो पर्सन है क्या तो वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या उसके जो एलिजिबल होने के लिए जो उसके
क्वालिफ़िकेशन है, वो क्वालिफ़िकेशन है अगर उसके पास है अपॉइंट होने के लिए, तो वो उसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। अगर एक पर्सन है जिनको स्पेशल नॉलेज है फाइनेंस या अकाउंट्स की, तो उनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। एक जिनको अगर फाइनेंस मैटर्स की अगर स्पेशल जानकारी है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो उनको, और स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमी। बेसिकली फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो ऐसे ही लोग होने चाहिए जिनको फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी हो। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा कि 1 में 4 का फॉर्मूला है, चेयरमैन और 4 मेंबर हैं। क्वालिफ़िकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं डिफ़ाइन किया है। क्वालिफ़िकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि ऑथराइज़ किया है पार्लियामेंट को कि आप डिसाइड करोगे क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। चेयरमैन का पार्लियामेंट ने फिर बताया कि उनको स्पेशल जो पब्लिक अफेयर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक जज अपॉइंटमेंट होने के लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। किसी को फाइनेंस या अकाउंट्स में स्पेशल नॉलेज हो, फाइनेंस मैटर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्सपीरियंस हो, या इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज हो, तो उन्हीं लोगों को यहाँ अपॉइंट किया जाता है। अब फ्रेंड्स जब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो देखते हैं कि जो फंक्शन है वो फंक्शंस क्या हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ आर्टिकल्स बताऊँगा कि ये आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। इन आर्टिकल्स को आप रीड कीजिए। जैसे आर्टिकल 266 है, ये फंड से रिलेटेड है फ्रेंड्स। आर्टिकल 275 है, ये हमारा ग्रांट इन एड का है। आर्टिकल 279 है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में आपको पक्का अच्छे से जो रीड होना चाहिए, आप उनको अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनेंस कमीशन को होलिस्टिक वे में कवर करना है ना फ्रेंड्स, एक चैप्टर के अंदर आप चाहो तो जो 3 या 4 चैप्टर्स हैं उनको कवर कर सकते हो। कुछ जो छोटी मोटी बातें हैं इस तरीके से अगर आप होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करो तो आप बहुत कुछ चीज़ें हैं वो एक साथ कवर कर सकते हो। तो हम फाइनेंस कमीशन के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में आप रीड करना अच्छे से, अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना, अपनी बुक के जो मार्जिन है उसके ऊपर लिख लेना, या कहीं पे भी जो आपको जगह मिले जहाँ भी आपको सूटेबल हो। जब भी आप इस चैप्टर को रीड करने के लिए दोबारा से बैठो तो आपको ये जो आर्टिकल्स हैं वो समझ में आने चाहिए। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स to be shared between the center and the state and allocation between the states of the respective share of such proceeding। इसका जो मोटा मोटी बात है, जो मेन बात है कि जो टैक्स जो कलेक्ट हुआ है उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग से रिलेटेड है ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि ग्रांट इन एड, कि स्टेट्स को कितना ग्रांट इन एड में कैसे पैसा जाएगा, तो उस प्रिंसिपल को गवर्न करता है फाइनेंस कमीशन। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेज, जो शेयर होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में उनका क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से एलोकेट करना है उनके बारे में। सेकंड, ग्रांट इन एड के अंदर पैसा किस तरीके से जाएगा स्टेट्स को, उसके बारे में। थर्ड, इसके अंदर इसने बोला है कि जब मेजर्स नीड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेट फंड ऑफ ए स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो लोकल लेवल पे कोई भी स्टेट के द्वारा जो उनकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या लोकल बॉडीज़ हैं उनको पैसा किस तरीके से जा रहा है, क्या उनका फ़्लो है, जो उनको प्रॉपर वे में फंडिंग हो रही है नहीं हो रही है, उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे ओवरव्यू किया जाएगा। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको यहाँ माना गया है या नहीं माना गया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसे कोई मैटर्स, ये 3 पॉइंट्स तो आप याद कर लोगे अच्छे से जब भी आप रीड करने के लिए बैठोगे, जब भी आप सीरियस वे में प्रिपरेशन करोगे। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये होता है कि ऐसे कोई मैटर जो रेफ़र किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि आप इन मैटर्स के बारे में भी अपना जजमेंट दोगे, इन मैटर्स के बारे में भी अपनी बात करोगे, तो उन मैटर्स को भी यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की जाती है, उन मैटर्स के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये 3 आप याद कर लोगे। इसके अलावा जो मैटर्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इंटरनेट का यूज कीजिए, गूगल कीजिए इनके बारे में कि ऐसे कौन कौन से अलग से मैटर्स हैं, जो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं जो बताए गए हैं फाइनेंस कमीशन को, जो 15 फाइनेंस कमीशन को, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी तक फाइनेंस कमीशन ने किस तरीके से काम किया है उन सब के बारे में।
1990 तक 1960 तक जो कमीशन था वो ग्रांट जो है हमारे कुछ स्टेट्स हैं, आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड द बंगाल की, ये पानी वाले इलाके के स्टेट हैं, नदियाँ वदियाँ बहती हैं इधर। तो यहाँ पे जो जूट एक है, फसल है, एक क्रॉप है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। जूट के बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इंडिया ने कुछ रूल्स भी लगा रखे हैं कि जो शुगर है हमारी, जो चीनी है, उसका जो जूट का जो पैकेजिंग है वो कितना होगा, या हमारी जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर कितना होगा, 100% है या 80% है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जूट जो फसल है, जो क्रॉप है, उसके लिए जो बेसिकली पानी की जो ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, उसको पानी के अंदर रखा जाता है भिगोने के लिए, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लोइंग वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जहाँ नदियों वाला एरिया है वहाँ पे इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, और ये रिसाइकलेबल इनको रिसाइकिल किया जा सकता है फ्रेंड्स। जो हमारे प्रेजेंटली जो हमारे क्लाइमेट की या हमें इन्वायरमेंट की जो इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके समय में इसको यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए काफ़ी डिमांड जो इंक्रीज़ की जा रही है, और बांग्लादेश के अंदर भी इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि बांग्लादेश और इंडिया का जो ईस्टर्न एरिया है जहाँ पे इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, और इंडिया इसको रिसाइकल वे में यूज़ कर सकता है, इन्वायरमेंट के जो कंसर्न्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकता है। तो उसी लिए आपको इसके बारे में रीड करना होना चाहिए, कितना पानी चाहिए, पानी कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉप कहाँ पे उगती है, कौन से एरिया में उगती है, रबी की क्रॉप है या खरीफ की क्रॉप है, और इसके अलावा जो हमारी पैकेजिंग जो एक्ट है उसके थ्रू इसके बारे में क्या जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको रीड करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें 1960 तक में जो फाइनेंस कमीशन के पास एक वर्क और था कि आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड जो वेस्ट बंगाल हैं उन जो एरियाज़ हैं उन एरिया के अंदर में बेसिकली जो जूट से रिलेटेड भी इनको रिकमेंडेशन देनी होती थी कि उनको कितना पैसा दिया जाना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे क्रॉप की सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा ये ग्रांट्स हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए थे, 10 ईयर के जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद में 10 ईयर तक इनको करना था, उनके बाद में इनको रोक दिया गया। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, कमीशन अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है फ्रेंड्स, और प्रेसिडेंट इसके बाद में बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लेट डाउन करते हैं रिपोर्ट को। उसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि कौन कौन से जो एक्शंस हैं उनके ऊपर क्या क्या रिकमेंडेशंस आई हैं, कौन कौन सी बातें हैं उनके ऊपर मान ली गई हैं, कौन कौन सी बातें नहीं मान ली गई हैं। तो उन सब के ऊपर भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आता है साथ में, जो रिपोर्ट होती है उसके साथ में। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें जो एडवाइजरी रोल है, जो हमारा जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो रोल है वो एडवाइजरी है। ये इसका सबसे जो ड्रॉबैक है कि इसका जो बाइंडिंग नहीं होता है, नॉन बाइंडिंग है। इसकी जो रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट के ऊपर नॉन बाइंडिंग होती हैं, और ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर होता है कम्प्लीटली कि उनकी जो रिकमेंडेशन है, अब जैसे फाइनेंस कमीशन है उसने रिकमेंड कर दिया कि 41% है जो टैक्स शेयर होना चाहिए सेंटर से स्टेट के बीच में। अब सेंटर के द्वारा अगर नहीं माना जाता है तो यहाँ पे ये 40 भी हो सकता है। सेंटर अगर बोले कि हम 40 करेंगे तो 40 भी कर सकते हैं। तो इसकी जो एडवाइजरी है नॉन बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है फ्रेंड्स स्टेट्स के लिए। तो इसके लिए जो हमारे एक जो राजा मन्नार जो 4th फाइनेंस कमीशन के हेड रहे थे, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग होनी चाहिए, और ये लीगल राइट होनी चाहिए कि बेनिफिशरी स्टेट को इसकी जो भी रिकमेंडेशन है उनको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया जा सके, मनी को रिकमेंड किया जा सके, रिसीव करें मनी को स्टेट्स अच्छे वे में। तो ये कुछ इसकी जो एडवाइजरी जो रोल है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं कि एडवाइजरी रोल ही है, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है फाइनेंस कमीशन की। तो ये आपको पता होना चाहिए। राजा मन्नार ने इसके लिए रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। इसके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश का जो संविधान है, उसने बोला है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो मेन काम है वो बैलेंस करता है व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। अब एक कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन आप अपने जो मेंस के आंसर्स हैं उनके अंदर यूज कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला है फाइनेंस कमीशन के बारे में एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। और 2014 तक बात करें, 2014 तक बात करें तो सेंटर स्टेट का जो फिजिकल रिलेशनशिप था, फिजिकल मतलब पैसों का जो रिलेशन हुआ करता था वो डिटरमाइन किया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी के ऊपर में कम्प्लीटली हमारी इकोनॉमी बेस्ड थी, और प्रॉपर 5 ईयर प्लान, 6 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान्स आया करते थे और 5 साल के अंदर में। तो 5 जो प्लान था उन प्लान्स को जो इम्प्लीमेंट करने का जो काम था वो प्लानिंग कमीशन का था फ्रेंड्स। तो प्लानिंग कमीशन के हेड कौन हुआ करते थे और उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या वाइस चेयरमैन हैं वो कौन हुआ करते थे, इनके बारे में आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
राजा मन्नार जो चेयरमैन रहे हैं फोर्थ फाइनेंस कमीशन, उन्होंने इस बात को हाईलाइट भी किया है कि ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन हो रहा है बिटवीन द फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के लिए जो फिजिकल सेक्टर्स में। उन्होंने इसको काफ़ी गलत माना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो फाइनेंस कमीशन है, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग होनी चाहिए, एडवाइजरी नहीं होनी चाहिए। और प्लानिंग कमीशन के पास कम्प्लीटली पावर है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, फिजिकल डिवोल्यूशन का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो प्लानिंग कमीशन मोर पावरफुल देन द यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन के है। तो इसी को देखते हुए 2015 में जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, प्रेजेंट समय में कोऑपरेटिव एज वेल एज द कम्पिटिटिव फेडरलिज्म इज सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल सेक्टर में देख लो, चाहे रिफॉर्म्स के सेक्टर में देख लो। अभी जो रिसेंटली हमारा फाइनेंस कमीशन है उसने कुछ सजेस्ट किए हैं स्टेट्स को कि आप इतना एक्स्ट्रा पैसा है अपनी स्टेट की जो जीडीपी है उसके अकॉर्डिंग आप बोरो कर सकते हो, बट आपको कुछ रिफॉर्म्स हैं जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड है, जो पावर सेक्टर की डिस्कॉम्स है उनका जो रिफॉर्म है, तो ऐसे कुछ रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप कंट्री के अंदर में कम्पिटिटिव फेडरलिज्म इज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट्स आपस में कम्पीट करें, कम्पीट विद द सेंटर के साथ में कम्पीट करें। उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बैकवर्ड रीजन्स में हैं, जो कम्प्लीटली मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो स्टेट्स कंपटीशन कैसे करेंगे, तो उनके लिए काफ़ी वो ऐसा बोला जाता है कि जो पिछड़ा है वो और पिछड़ जाएगा इसकी वजह से, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की वजह से। वो आप जब मेंस के आंसर लिखते हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट आते हैं, हर टॉपिक के अगेंस्ट में कुछ ना तो कुछ पॉजिटिव में है कुछ नेगेटिव में है। अभी हम बात करें जो टैक्स है उसका डिवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है और क्या क्या फॉर्मूला जो चूज किया गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो कुछ एग्जाम्स हैं जैसे CDS है, CAPF है, ऐसे कुछ एग्जाम है UPSC के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं और आप फ्रेंड्स दे भी रहे होगे ऐसे एग्जाम्स। अगर आपने यंग एज में हो, आप अपने स्टार्टिंग 20 या 20 के बाद वाली जो 25 से पहले वाली एज के अंदर हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो इन एग्जाम्स में ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्टिकल जो डिवोल्यूशन है उसको तो 41 माना था। अभी जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है फ्रेंड्स, ये जो NK सिंह हेड कर रहे हैं उसकी। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल जो डिवोल्यूशन है जो बिटवीन द जो स्टेट्स के बीच में होता है उसका कुछ वेटेज है। वेटेज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो 12.5% है, 12.5 है, वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को दिया है, 45% दिया है इनकम को, 15 दिया है पॉपुलेशन को, 15 दिया है और एरिया को 15 दिया है। कोई किसी स्टेट का एरिया ज़्यादा है तो उसको 15% के अकॉर्डिंग वहाँ पे पैसा मिलेगा। 10% फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को दिया है और टैक्स एंड फिजिकल इफर्ट्स को दिया है 2.5%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टैक्स एंड जो फिजिकल जो इफर्ट्स वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटली जो फिजिकल जो फेडरलिज्म है उसको इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर उनका जो स्टेट जीडीपी है, स्टेट जीडीपी की काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अभी जो रिसेंटली एक न्यूज़ भी थी, जो फ्री बीज हैं जो इलेक्शन के अंदर प्रॉमिस की जाती हैं, तो उनके अगेंस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जजमेंट दिया गया वहाँ पे बताया गया कि ये जो काफ़ी गलत हैं किसी भी स्टेट की इकोनॉमी के लिए, किसी भी सेंटर की इकोनॉमी के लिए। तो ये बेसिकली टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड इंडिया में जो टैक्स है वो काफ़ी कम देते हैं। और अगर हमारे बात करें कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी हमारी, जो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A के अंदर में, तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी एक बात बोली गई थी कि टैक्स जो बेसिकली टैक्स पेइंग है उसको भी एक ड्यूटी बना दिया जाए। बाद में उसको लागू नहीं किया गया। जो लागू नहीं करने के पीछे जो मेन रीज़न ये था कि इंडिया में बेसिकली जो लोगों के पास उतनी इनकम नहीं है, एग्रीकल्चर बेस्ड थे जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज आई, जब मैक्सिमम जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। आज भी देखिए कि 50% जो पॉपुलेशन है वो इंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अगर बात करें कि इसके अंदर में फर्स्ट तो ये बात हुआ कि टैक्स देने से रिलेटेड, तो टैक्स सेक्टर जो फिजिकल सेक्टर है उसके रिफॉर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि 2.5% जो टैक्स का डिवोल्यूशन किया जाएगा, जो पैसा स्टेट्स को जाएगा उसमें जो 2.5% है वो इस बात को देखा जाएगा कि वहाँ पे टैक्स के जो एफर्ट्स हैं टैक्स कलेक्शन के वो किस तरीके से लिए गए हैं। जैसे हम बात करें कि लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके लिए भी हमको देखने को मिलता है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनके लिए जो मेनली कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको 3F जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज,
जो फंड की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके अंदर ये होता है कि उनके पास खुद का जो पैसा है वो नहीं होता, कंप्लीटली डिपेंड होते हैं स्टेट के ऊपर में या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में। तो ये जो इफर्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हैं, बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो कलेक्ट कर सकती हैं लोकल बॉडीज भी। तो ये जो इफर्ट्स रखे गए हैं 2.5% का ही रखा गया है जी, छोटा ही सही, बट एक शुरुआत तो की गई है कि टैक्स कलेक्शन और फिजिकल इफर्ट्स में जो स्टेट्स अच्छा करेंगे उनको यहाँ पे बेसिकली अच्छे से जो पैसा है वो शेयर किया जाएगा। इसके अलावा 10% फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये जो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी स्टार्ट किया गया है, पहले जो स्टार्टिंग में जो फाइनेंस कमीशन आया करते थे उनका पार्ट नहीं था। तो यहाँ पे हम बात करें फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की, तो ये प्रेजेंट जो इन्वायरमेंट का जो क्राइसिस आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की, जैसे इन्वायरमेंट की जो भी क्राइसिस हैं, तो उनको देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के अंदर बेसिकली 33% वैसे टारगेट तो है फॉरेस्ट पॉलिसी का कि 33% जो एरिया है वो जिसमें फॉरेस्ट होनी चाहिए, बट फ्रेंड्स 33% इंडिया के अंदर नहीं है। तो आप इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अंदर जो कितना परसेंट इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर दोनों को मिला के बताना कि कितना परसेंट है, 24% है या 25% है, इंक्रीज हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ जो डाटाज हैं वो आपको याद होनी चाहिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन आप करोगे ना तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो 12.5% जो डेमोग्राफी परफॉर्मेंस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे स्टेट्स, इसमें सदर्न इंडिया नदर्न इंडिया के स्टेट्स के बीच में एक काफ़ी एडिटोरियल आए थे, काफ़ी कन्फ्लिक्ट चला था कि जो कुछ जो सदर्न इंडिया के स्टेट्स हैं उनके द्वारा डिमांड की जा रही है कि हमने जो अच्छे से प्लानिंग किया, अच्छे से हमने जो फैमिली प्लानिंग है इन सब पे ध्यान दिया, और इन सब के ध्यान देने के जो वेटेज है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी ये भी कुछ अच्छी बातें हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए। जो हम अगर बात करें कि जो UN के द्वारा जुलाई के अंदर ये रिपोर्ट है जो रिलीज़ की जाती है पॉपुलेशन डे वाले दिन, जिसके अंदर बताया जाता है कि जो इंडिया है वो जल्दी चाइना को टेक ओवर कर लेगा। तो ये कुछ हमारे जो स्टेट्स के द्वारा जो परफॉर्म किया गया है वो अच्छे एफर्ट्स किए गए हैं वहाँ की पॉलिसी के द्वारा, वहाँ की गवर्नमेंट के अच्छे रूल्स एक्ट्स या बिल्स के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से ये कुछ बातें थी, ये कुछ जो डाटाज हैं वो आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट के ऊपर कितना रखा है। पॉपुलेशन और एरिया को 15% दिया गया है, 12.5% जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, 45% इनकम को रखा गया है। इसके अलावा फॉरेस्ट को 10 और 2.5% यहाँ टैक्स को रखा गया है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आज के इस फाइनेंस कमीशन के लेक्चर में इतना ही है। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन चीज़ों को देखा। जब हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जब इकोनॉमी के चैप्टर्स को रीड करेंगे तो वहाँ पे इनको इस जो चैप्टर है उसको अलग से देखेंगे कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से। हमने यहाँ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई, वो पार्लियामेंट के ऊपर इन्होंने रख दिया कि आप डिसाइड कीजिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन मेंबर होंगे, मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, जो एडवाइजरी जो रिकमेंडेशंस हैं वो एडवाइजरी हैं, बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ पे हमने देखा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर सही लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए। हमको 2023 के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से सभी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है, और हमारा कंटिन्यू रिवीजन भी रहेगा। लास्ट के जो 3 मंथ्स या 4 मंथ्स रहेंगे जब एग्ज़ाम के, तो उस टाइम अच्छे से रिवीजन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।